हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज की वीडियो में मैं अंशिता जिंदल आपके लिए ले आई हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के आखिरी दो चैप्टर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रिवीजन वीडियो। दोनों ही चैप्टर्स बहुत जल्दी से एंड पूरे के पूरे हम A to Z रिवाइज करने वाले हैं एंड बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ मैं तुम्हें दोनों ही चैप्टर्स। एक वीडियो ये सुन के तुम्हें दोनों चैप्टर्स में से कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। बस तुम एक बार इसके बाद अपने बुक से रीडिंग लगा सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो विद बोथ द चैप्टर्स। तो फटाफट से हमारी वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर की रिवीजन के साथ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना देखो हमारे पास मेजरली दो चीजें आती है। एक मेरे पास आता है करंट अकाउंट और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है मेरे पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आते हैं दो अकाउंट, इन दोनों अकाउंट्स को मिलकर बनता है मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आएगा? जो भी करंट अकाउंट में है वो सारा इसमें आएगा, जो भी कैपिटल अकाउंट में है वो सारा इसमें आएगा। करंट अकाउंट में क्या आता है? GST। करंट अकाउंट में क्या आता है? GST। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? हमारा लाइफ। कैपिटल अकाउंट में आएगी हमारी जिंदगी और करंट अकाउंट में आएगा हमारा टैक्स। GST टैक्स नहीं है, क्या है? GST। G इज फॉर गुड्स, S इज फॉर सर्विसेज, इज फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स, T इज फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या आएगा? L से हमारे पास आएगी कैपिटल अकाउंट में लेंडिंग्स, से मेरे पास आएगी इन्वेस्टमेंट्स, और A से मेरे पास क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, F और E से मेरे पास क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो करंट अकाउंट में आएगा मेरा GST, गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स, और कैपिटल अकाउंट में मेरे पास आएगी लाइफ, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन सारी आइटम्स को मिलाकर के मेरा क्या बनता है? BOP अकाउंट। इन पूरे के पूरे BOP अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसमें ये आइटम्स आती है। इन सभी आइटम्स को जब टोटल मिला दिया जाएगा तो मेरा क्या बनेगा? BOP अकाउंट बनेगा। ठीक है, लेकिन BOP अकाउंट में इसके साथ साथ एक और चीज मुझे याद करनी होती है, वो होता है फॉर्मेट ऑफ BOP अकाउंट, जिसमें मैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को अलग अलग करके पढ़ती हूँ। तो पहली चीज मैं एक साइड पे तो लिखूंगी मेरा डेबिट साइड। देखो जैसे अकाउंट्स में होता है बिल्कुल सेम टू सेम अकाउंट्स वाला डेबिट क्रेडिट करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। जो अकाउंट्स में करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से डेबिट क्रेडिट करेंगे। डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं? कभी भी मुझे पैसा खर्च करना पड़े, कभी भी हो मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश, तो मैं उसको डेबिट साइड पे लिखूंगी। कभी भी मेरे पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, मेरी कमाई होगी, तो मैं उसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगी। ठीक है, लिखना क्या क्या है? लिखना क्या क्या है? सबसे पहले मेरे पास क्या आता है इसमें? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट में आता है GST। G फॉर गुड्स। गुड्स से पैसा आउटफ्लो कब होगा? जब मैं गुड्स खरीदूंगी या जब मैं गुड्स बेचूंगी? जब मैं गुड्स बेचूंगी तो पैसे का इनफ्लो होगा, पैसा मेरे पास आएगा। गुड्स बेचूंगी कब? बाहर वालों को जब मैं एक्सपोर्ट्स करूंगी। गुड्स खरीदूंगी तो मुझे पैसा बाहर पेमेंट करना पड़ेगा, तो गुड्स का मैं यहाँ पे क्या करूंगी? इम्पोर्ट। सेम चीज आएगी सर्विसेज के लिए। अगर मैं सर्विसेज बाहर वालों की खरीदूंगी, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो मुझे बाहर वालों को पैसा देना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा डेबिट साइड। अगर मैं उनसे सर्विसेज उनको बेचूंगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश होगा। फिर आएगा मेरे पास ट्रांसफर पेमेंट, फिर आएगा मेरे पास ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए एक और नाम हम क्या लिखते हैं? रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस। ठीक है, अगर मैं बाहर पैसा भेजूंगी तो वो होगा आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर यहाँ पे आएगा टू अब्रॉड तो वो होगा मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर मैं यहाँ पे रेमिटेंसेस या ट्रांसफर पेमेंट होगी फ्रॉम अब्रॉड तो वो मेरा क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश। वो मेरा कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर आएगा मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? लाइफ। कैपिटल अकाउंट लाइफ, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट, और क्या होगा लास्ट में? मेरे पास होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लास्ट में मेरे पास क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल सेम चीज करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर मेरे पास पैसा बाहर जा रहा है, लेंडिंग्स हो रही है टू अब्रॉड, तो वो होगा आउटफ्लो ऑफ कैश, वो होगा डेबिट। इन्वेस्टमेंट हो रही है टू अब्रॉड, टू अब्रॉड मतलब पैसा बाहर जा रहा है, तो वो होगा आउटफ्लो ऑफ कैश, तो वो होगा डेबिट। और सिमिलरली अगर पैसा मेरे देश में आ रहा है, लेंडिंग्स की जगह पे बस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? बोरोइंग्स। लेंडिंग्स का मतलब होता है मैं बाहर वालों को लोन दे रही हूँ। अगर मैं बाहर वालों से लोन ले रही हूँ तो पैसा मेरे पास आएगा, तो मैं उसको लेंडिंग नहीं, मैं उसको क्या बोल दूंगी? बोरोइंग्स बोल दूंगी। इन्वेस्टमेंट का तो सेम ही रहेगा, टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड।
मैंने बाहर वाली कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करी, बाहर वाले कंट्रीज के लोगों ने फॉरेनर्स में मेरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे सेम ही आ जाएगा मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में हम आगे अभी बात थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या समझा, करंट अकाउंट में क्या आएगा जीएसटी, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी हमारी लाइफ, तो लाइफ में क्या है लेंडिंग इन्वेस्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज, जीएसटी में क्या है गुड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ कैश जब भी हो रहा है तो वो डेबिट होगा, इनफ्लो ऑफ कैश जब भी हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। यहाँ तक चीज हमें समझ आती है। एक और बेसिक चीज जो हमें यहाँ से समझनी है, डेबिट अगर क्रेडिट से ज्यादा है, डेबिट का मतलब अगर आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, अरे मतलब खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, यही मतलब हुआ ना एक तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भैया जी हमें तो लॉस हो रहा है, हमें क्या हो रहा है डेफिसिट हो रहा है। और क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, अनफेवरेबल बीओपी। अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड से, तो यानी कि इनफ्लो ज्यादा है, पैसा आया ज्यादा और खर्चा हमने कम किया, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सरप्लस। और क्या बोलेंगे इसको, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, फेवरेबल बीओपी अकाउंट। अगर ये दोनों इकट्ठे हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे बैलेंस्ड, उसको हम क्या बोलेंगे बैलेंस्ड पीओपी अकाउंट। तो अगर आउटफ्लो ज्यादा है, अगर डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, डेबिट का क्या मतलब है, डेबिट का क्या मतलब है, टोटल ऑफ ऑल ऑफ दीज आइटम्स इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ ऑल ऑफ दीज आइटम्स। इसका यही मतलब हुआ ना कि इन सभी का टोटल, आउटफ्लो ज्यादा है इन सभी के टोटल से। आप एक चीज देखो, अकाउंट्स में भी तो यही करते हो ना, जो भी अकाउंट बनाओ, कोई भी अकाउंट बनाओ, इधर वाला डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों को पहले आइटम्स लिखते हो, लास्ट में क्या करते हो एक साइड के आइटम को दूसरे साइड के आइटम से माइनस करते हो, जो भी बैलेंस आया उसको क्या करते हो टू बैलेंस कैरी डाउन या फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, यही करते हो अकाउंट्स में, कुछ अलग नहीं करते हो। सेम चीज यहीं पे करेंगे, या तो आउटफ्लो बड़ा होगा इनफ्लो से, या इनफ्लो बड़ा होगा आउटफ्लो से, ठीक है। अगर आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम है, पैसा बाहर ज्यादा गया अंदर कम आया, तो मतलब मुझे अभी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कैश चाहिए, मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कैश चाहिए ताकि मैं इसकी पेमेंट कर सकूं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, यानी कि मेरी जेब में फालतू पैसा आ गया। अब क्या होगा, अगर मेरी जेब में फालतू पैसा आ गया, मेरे देश की जेब में फालतू पैसा आ गया, वो जेब कौन सी है, वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा जाएगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। कहाँ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाएगा। जितना भी फालतू पैसा आया, फालतू कब पैसा आएगा, जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है। जब फालतू पैसा आया वो पैसा कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाएगा। हमारे देश की जेब का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर ये बड़ी है, इस साइड का टोटल है 10,000, इस साइड का टोटल है 8,000, ठीक है। इस साइड 2,000 कम है, इस साइड 2,000 ज्यादा डालना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन किस साइड से होगा, इस साइड से होगा। यानी कि जब भी फालतू पैसा आया मतलब मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मेरी जेब में पैसा जाएगा, मेरी जेब में पैसा बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इंक्रीज की एंट्री किस साइड आएगी, इस साइड आएगी, क्योंकि इस साइड में बाकी का 2,000 लिखूंगी और ये 10,000 पूरा हो जाएगा। समझ रहे हो, क्रेडिट साइड इनफ्लो, डेबिट साइड आउटफ्लो। अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो मेरी जेब में ज्यादा पैसा आया, जो ज्यादा पैसा आया उससे मैंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में उस पैसे को डिपॉजिट कर दिया, इंक्रीज हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और अगर इंक्रीज हुआ तो मैं उसकी एंट्री डेबिट साइड में डालूंगी, ताकि ये भी 8,000 प्लस 2,000 10,000 हो जाए, ये भी 10,000 हो गया, ये भी 10,000 हो गया, दोनों साइड बैलेंस हो गई, हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक सेंस में हमारा बीओपी जो है बैलेंस आउट नहीं होता, क्योंकि कभी डेबिट ज्यादा होगा कभी क्रेडिट ज्यादा होगा। पर अकाउंटिंग सेंस में मुझे इसको हमेशा बैलेंस करना होता है, और अकाउंटिंग सेंस में मुझे इसको हमेशा बैलेंस करना होता है, डेबिट क्रेडिट के बराबर करना होता है। वो कैसे होता है, अकाउंट्स में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, किस टर्म्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की टर्म्स में। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, मेरी जेब में ज्यादा पैसा आया, तो मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड पे एंट्री करूंगी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की, उस एंट्री का नाम क्या होगा, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल उल्टा इसका क्या होगा, डेबिट साइड ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है, मुझे एक्स्ट्रा कैश की जरूरत है, मुझे फालतू पैसे की जरूरत है, फालतू पैसा कहाँ से आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जेब में से निकाल के लाऊंगी फालतू पैसा, तो क्या हो जाएगी एंट्री यहाँ पे, डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो डेबिट साइड में एंट्री करूंगी इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व, पूरे बैलेंस को, अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। ये एक तरीके से
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की एंट्री है, ठीक है। अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा है तो मैं क्रेडिट साइड के एंड में बैलेंस की एंट्री क्या करूंगी, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी तक क्या समझा हमने, बीओपी में दो चीजें आती हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आएगा जीएसटी, कैपिटल अकाउंट में आएगी लाइफ, ठीक है। अगर डेबिट साइड है तो उस साइड हम आउटफ्लोज लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड है तो उस साइड हम इनफ्लो लिखेंगे। इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व करते हैं इस साइड पे, डिक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व करते हैं इस साइड पे। ये बैलेंसिंग की एंट्री कब होती है, जब मैं सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट कर लूं, उसके बाद बैलेंसिंग की एंट्रीज होती हैं। अब देखो जितनी भी एंट्रीज हैं जिनकी मदद से हम सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं जिनकी मदद से हम सरप्लस या डेफिसिट निकालते हैं, उन सभी एंट्रीज को हम क्या एंट्री का नाम देते हैं, उन सभी एंट्रीज को हम नाम देते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उन सभी को हम नाम देते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। यानी कि ये छोड़ दो, फॉरेन एक्सचेंज वाली एंट्री को भूल जाओ, छोड़ दो, डिलीट कर दो। तो ये ऊपर वाली सारी एंट्रीज, सारा काम, ऊपर वाली सारी ट्रांजैक्शन पहले होंगी। ये ट्रांजैक्शंस के होने के बाद या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। अगर सरप्लस हुआ तो ये वाली एंट्री कर देंगे, अगर डेफिसिट हुआ तो ये वाली एंट्री कर देंगे। यही तो करते हो अकाउंट्स में, सारी एंट्रीज डालते हो, बैलेंस आउट करते हो, बैलेंस आउट करने के बाद टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वो वाली दोनों एंट्रीज यहाँ पे लिख देते हो। यही करते हो, यही हम यहाँ पे करेंगे। तो ऊपर वाली सारी एंट्रीज को हमने क्या नाम दिया, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस। और नीचे वाली जो दो एंट्रीज हैं, दिस एंट्री एंड दिस एंट्री प्लस दिस एंट्री, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर डेफिसिट है, तो डेफिसिट के लिए या तो मैं पैसा उधार लूंगी या फिर फॉरेन एक्सचेंज में से पैसा निकाल के लाऊंगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं है तो सरकार उधार भी ले सकती है डेफिसिट को फंड करने के लिए, ठीक है। तो इन ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कौन सी, एक, दो और तीन ट्रांजेक्शन। पहली ट्रांजेक्शन क्या होती है, बोरोइंग। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या होती है, इंक्रीज इन फॉरेक्स, जो कि डेबिट साइड पे जाती है, ये क्रेडिट साइड पे होती है। और तीसरी क्या आती है, डिक्रीज इन फॉरेक्स, ये भी मेरी क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन होती है। ये तीनों ही ट्रांजेक्शन मेरे कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन होती हैं। इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को ज्यादातर क्यों किया जाता है, इन तीनों ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ताकि मेरा बीओपी का जो भी डेफिसिट और सरप्लस है वो बैलेंस आउट हो सके। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला, बीओपी में क्या आता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है, जीएसटी। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एलआईएफई, लाइफ, ठीक है। अब डेबिट साइड पे सारे आउटफ्लो, क्रेडिट साइड पे सारे इनफ्लो। सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद नीचे करेंगे बैलेंसिंग की ट्रांजेक्शन। तो सारी ट्रांजेक्शन को क्या नाम दिया, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस। बची हुई बैलेंस आउट करने वाली ट्रांजेक्शंस को क्या नाम दिया, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। बैलेंस आउट करने वाली अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन में क्या क्या आया, बोरोइंग्स आई, फॉरेन एक्सचेंज का इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज का डिक्रीज। ये याद रखना, जो बोरोइंग्स है वो अकोमोडेटिंग भी हो सकती है, कि अगर सरकार ने डेफिसिट को फंड करने के लिए बोरो किया तो अकोमोडेटिंग। अगर एनी नॉर्मल लोगों ने बाहर से, फॉरेन से बोरोइंग्स कर ली तो वो ऑटोनॉमस, ठीक है। तो अगर तो डेफिसिट की वजह से बोरोइंग्स है तो अकोमोडेटिंग है, अदरवाइज वो ऑटोनॉमस है। क्यों, क्योंकि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ऊपर वाली सारी की सारी जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स कौन कर रहे हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हमारे देश की जनरल पब्लिक, अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए, खुद के अपने काम के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। इन ट्रांजेक्शन्स का कोई लेना देना नहीं है, इन सभी ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स का कोई लेना देना नहीं है कि डेफिसिट हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, हमें क्या पता, कुछ भी होता रहे, हम तो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ये तीनों जो ट्रांजेक्शन है, एक, दो, तीन, इनको हमने अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन बोला, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए करे जाती हैं ये ट्रांजेक्शन ताकि हम बीओपी के सरप्लस और डेफिसिट को बैलेंस आउट कर सके। ये सिर्फ इसलिए करी जाती है। ये है मेरा पूरे का पूरा बीओपी का चैप्टर, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। एक छोटी सी चीज बतानी रह गई, क्या, कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देखा जाता है जिस अकाउंट में, ठीक है, उस अकाउंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, या फिर सिर्फ ट्रेड भी हम उसको बोल देते हैं। यानी कि अगर मैं सिर्फ गुड्स का देखूं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का देखूं, जो ये वाला है पहली आइटम है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखूं,
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम जो है सरप्लस निकाल सकते हैं, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके डेफिसिट निकाल सकते हैं। तो सिर्फ गुड्स के लिए अगर एक अलग से अकाउंट बना, दैट इज अ सेपरेट अकाउंट, समझ रहे हो। बीओपी तो एज इट इज पूरे का पूरा है ही, बीओपी में करंट भी है, कैपिटल भी है, सब कुछ है। बीओपी के अलावा एक सेपरेट अकाउंट है जिसमें सिर्फ गुड्स के ट्रांजेक्शन का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस हमें चेक करते हैं हम, उस अकाउंट को बोला जाता है बीओटी अकाउंट, ठीक है। दिस इज अ सेपरेट अकाउंट फ्रॉम बीओपी। बीओपी का चैप्टर उतना ही है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। बीओपी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जीएसटी और लाइफ, वो सारी चीजें, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, सरप्लस, डेफिसिट, ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, दैट्स इट, पूरा चैप्टर खत्म। फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तीन तरीके के हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। कौन से होते हैं? तीन एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे होते हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी कैसे डिटरमाइन करी जाती है। कौन बताएगा कि $1 80 का है, $1 85 का है, $1 70 का है, कौन बता रहा है? अभी तो तुम कहते हो न्यूज बता रही, न्यूज वालों को कौन बता रहे हैं, वो हम समझेंगे कि कैसे पता चलेगा। तो पहली चीज होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड में कौन फिक्स करता है? हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश का आरबीआई फिक्स कर देता है कि $1 70 का होगा, 80 का होगा, 60 का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, कितने का होगा, कौन फिक्स करेगा? सरकार। फ्लेक्सिबल के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर, मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर गवर्नमेंट का रोल होता है पर 50%, यार मतलब थोड़ा सा रोल गवर्नमेंट का होता है। फिर किसका रोल होता है इनमें? इसमें रोल किसका नहीं होता? इसमें रोल होता है गवर्नमेंट का। और किसका नहीं होता? डिमांड सप्लाई का कोई रोल इसमें नहीं होता। इसमें डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता। अगर तुमने 11th क्लास में पढ़ के थोड़ा सा पास किया है तो तुम्हें पता होगा कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई का हम कर्व बनाते थे। जहां डिमांड सप्लाई का कर्व मीट करता था वहां पे इक्विलिब्रियम होता था। ये होता था मेरा डिमांड कर्व, ये होता था सप्लाई कर्व। जहां पर ये मीट करते थे वहां पे इक्विलिब्रियम होता था, वहां पे मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करता था। तो यहाँ पे कौन डिटरमाइन करता है कि क्या रेट होगा? यहाँ पे रेट कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का भी 50% रोल होता है। तो क्या बोला? पहले में सिर्फ गवर्नमेंट, दूसरे में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, तीसरे में दोनों 50-50। तीन तरीके होते हैं। आज की डेट में हमारा कौन सा है? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 3, तो उसमें हमने पढ़ा था जब 1991 में हमारी जब लिबरलाइजेशन हुई थी उस टाइम तक हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। उसके बाद एलपीजी के आने के बाद हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे इंडिया आया था। उससे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा चलता था। अब समझो है क्या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में? हमारे देश की सरकार कहती है मैं ही बताऊंगी सारी दुनिया को कि इंडिया का $1 होगा 80 पे, या $1 होगा 90 रुपीज पे, या होगा 70 रुपीज पे। सरकार ही बताएगी। सरकार ने जो बोल दिया सबने वो मान लिया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमने गवर्नमेंट को बोल दिया तुम चुप रहो, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। डिमांड और सप्लाई जहां पे मीट करेंगे, इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे अपने आप हमारा जो है प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम सिस्टम अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो उसमें तुम्हें क्या दिखाना है? तुम्हें यहाँ पर जो है ओ एक्स ओ वाई सारा बना करके अपना दिखाना है, डिमांड सप्लाई का पूरा ही इक्विलिब्रियम बना के दिखाना है और बोलना है कि जहां पे ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में मीट करेंगे वहां पे इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में बनेगा और वहां पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है? सरकार बोलती है कि डिमांड सप्लाई को अपना काम करने दो, हम उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन हम अपने एक लिमिट लगा देंगे कि अगर 80 रुपीज का प्राइस चल रहा है, सरकार लिमिट लगा देगी कि 70 से नीचे अगर गया तो मैं इंटरफेयर करूंगी, 90 से ऊपर अगर गया तो मैं इंटरफेयर करूंगी, लेकिन जब तक वो हमारी लिमिट के अंदर रहेगा तब तक हम बर्दाश्त कर लेंगे, तब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं। जैसे ही तुमने हमारी लिमिट्स को क्रॉस किया तो हम बीच में आएंगे, तो हम उस लिमिट पे तुम्हें जो है रोक देंगे। या तो 70 पे आ गया तो हम 70 पे रोक देंगे, 90 पे आया तो वहीं पे रोक देंगे, हम उस लिमिट पे तुम्हें रोक देंगे। तो ये बोलती है इसमें फ्लेक्सिबल मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ये मैनेज फ्लोटिंग है जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? गोल्ड के अगेंस्ट या किसी भी ऐसी चीज के अगेंस्ट अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करते हैं कि अगर हमारा गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा
तो हम अपनी करेंसी की वैल्यू को इम्प्रूव करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। लेकिन अगर गोल्ड का रिजर्व कम होगा तो हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डी वैल्यू, अंडर वैल्यू, नीचे उसकी वैल्यू हम कर देंगे। तो अगर हमारा जैसे गोल्ड का रेट बढ़ा, पहली चीज तो गोल्ड के अगेंस्ट रेट फिक्स करा जाता है। फिक्स करने को हम क्या बोलते हैं कि हम पेगिंग कर रहे हैं। गोल्ड के अगेंस्ट रेट फिक्स किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि गोल्ड के अगेंस्ट हमारा जो करेंसी का रेट है उसकी पेगिंग करी जा रही है। अगर गोल्ड का रिजर्व बढ़ा तो हम अपनी करेंसी की वैल्यू को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव का मतलब कि अगर पहले $1 80 का था, अब $1 हम फॉर एग्जाम्पल 70 का कर देंगे, हमारे लिए डॉलर सस्ता हो जाएगा। इसको अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हम इसको, इसी चीज को क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन। अगर गोल्ड का रिजर्व कम हो गया तो हम $1 से 80 से $1.90 कर देंगे, यानी हमारे लिए डॉलर महंगा हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन बोलेंगे। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कौन है, हमारे देश की सरकार है, वो गोल्ड के अगेंस्ट या ऐसी किसी भी एक चीज के अगेंस्ट अपनी करेंसी की वैल्यू को पेगिंग करती है, फिक्स करती है। अगर गोल्ड का रिजर्व बढ़ा, करेंसी की वैल्यू रीवैल्यूएशन हो जाएगी। अगर कम हुआ तो डीवैल्यूएशन हो जाएगी। डीवैल्यूएशन मतलब हमारे लिए, इंडिया के लिए डॉलर खरीदना महंगा हो जाएगा। रीवैल्यूएशन मतलब इंडियंस के लिए डॉलर खरीदना सस्ता हो जाएगा। इस सेम चीज को अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, डिमांड और सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डीवैल्यू रीवैल्यू नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। हम डीवैल्यूएशन की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन। और रीवैल्यूएशन की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एप्रिसिएशन, ठीक है। इन बाकी दोनों में हम क्या करेंगे, डीवैल्यूएशन की जगह एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे रीवैल्यू, डीवैल्यू, यहाँ पे एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डिमांड सप्लाई सिर्फ, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे फुल रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन ही नहीं होगा, यहाँ पे पेगिंग चलेगी। यहाँ पे पेगिंग नहीं होती, यहाँ पे किसी भी चीज के अगेंस्ट तुम्हारा रेट जो है वो फिक्स नहीं करा जाता। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोई रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हें गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होगी। इस केस में तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल स्टेबल रहेगी। इस केस में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कभी भी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकती है, पूरी तरीके से फ्लक्चुएशन यहाँ पे होगी। इसी वजह से यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी होगी, इस वजह से यहाँ पे स्पेक्यूलेशन नहीं होगी। मतलब कि कोई तुम्हारी करेंसी के, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो शेयर खरीद लो ताकि जब रेट बढ़े शेयर बेच दे। यहाँ पे ऐसी कोई स्पेक्यूलेशन नहीं होगी कि करेंसी का रेट बढ़ेगा ये करेंसी खरीद लो, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पर क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे स्पेक्यूलेशन का स्कोप 100% है। क्योंकि पता है करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है, स्पेकुलेशन करेंगे, अरे अगर इसके रेट की करेंसी की वैल्यू बढ़ी तो बेच देंगे, अभी करेंसी खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेकुलेशन यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, या तो इन दोनों के डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन आ जाता है इनमें से किसी एक का मेरिट या डीमेरिट कुछ ऐसा बताओ, या फिर क्वेश्चन आ जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बताओ, जिसमें आप ये डायग्राम बना के पूरा समझा के आते हो। या फिर डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन का क्या मतलब है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जब तुम्हारी वैल्यू ऊपर नीचे करती है तुम्हारे देश की सरकार। और फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होती है बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक देखो हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई। पहले इस चीज का मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है, कि क्या मैं कहना चाहती हूँ जब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मैं डिमांड कर रही हूँ या फिर मैं सप्लाई कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी चीज समझो, अगर मैं कहती हूँ कि मैं बाहर वालों से, फॉरेनर से उनकी करेंसी मांग रही हूँ, डॉलर, पाउंड, येन, दिनार, कोई भी करेंसी अगर मैं दूसरी कंट्री से मांग रही हूँ इंडिया में बैठ के, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, डिमांड कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज की। और अगर फॉरेनर्स
मेरे पास आके मेरी करेंसी मुझसे मांग रहे हैं और मैं उनको अपनी करेंसी रुपीज, इंडियन रुपीज उनको दे रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज की। तो जब भी मैं दूसरे देशों से उनकी करेंसी मांगूंगी तो मैं डिमांड कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज की, और जब भी दूसरे देश मुझसे आके मेरे देश की करेंसी मांगेंगे, इंडियन रुपीज मांगेंगे, तो मैं क्या बोलूंगी, सप्लाई करूंगी फॉरेन एक्सचेंज की। एक चीज याद रखना, 99% जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे वो इंडियन रुपीज के ही कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, किसी दूसरे देश की करेंसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा गया है डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अगर पूछा गया है तो 99.9% वो इंडिया के बारे में ही पूछेगा, तो इंडिया की करेंसी के बारे में ही बताकर आओगे। अगर किसी दूसरे देश की करेंसी का पूछा होगा तो वो वहां पे मेंशन करेगा, वरना तुम्हें हमेशा किस पर्सपेक्टिव से बताना है, इंडियन करेंसी के पर्सपेक्टिव से ही बताना है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि एक डॉलर जो है वो पहले 70 रुपीज का था, अब एक डॉलर 80 रुपीज का हो गया, तो मैं पूछती हूँ यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ कि एप्रिसिएशन हुआ, तो तुम यहाँ पे डॉलर के पर्सपेक्टिव से नहीं बताओगे, तुम यहाँ पे हमेशा इंडियन रुपीज के पर्सपेक्टिव से बता करके आओगे, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम अपनी करेंसी की बात ही हमेशा करने वाले है, ठीक है। अब डिमांड कब होगी, जब भी मैं दूसरे देशों से उनकी करेंसी मांगूंगी तो मैं क्या करूंगी, डिमांड करूंगी फॉरेन एक्सचेंज की। जब भी दूसरे देश के लोग मुझसे मेरी करेंसी मांगेंगे और मैं उनको अपनी करेंसी दूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैं दूसरे देशों से उनकी करेंसी कब मांगूंगी, जब भी मुझे इंपोर्ट्स करवाने होंगे, तो मुझे इंपोर्ट्स करने के लिए दूसरे देश की करेंसी चाहिए होगी, ठीक है। सिमिलरली जब भी मैं एक्सपोर्ट करूंगी तो दूसरे देश के लोगों को मेरी करेंसी चाहिए होगी मुझे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं करती हूँ टूरिज्म टू अब्रॉड, मैं बाहर, हमारे देश के लोग अगर घूमने जाएंगे तो वो उनकी करेंसी मांगेंगे। सिमिलरली अगर टूरिज्म मेरे देश में आएगा, लोग मेरे देश में घूमने आएंगे तो वो मेरी करेंसी मांगेंगे। सिमिलरली अगर हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, तो ऑब्वियसली मैं बाहर वालों से उनकी करेंसी मांगूंगी। अगर वो लोग मेरी करेंसी, मेरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो लोग मेरे देश से मेरी करेंसी मांगेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं दूसरे देशों से करेंसी मांग रही हूँ, डिमांड, वो मेरी करेंसी मांग रहे हैं, तो सप्लाई, तो इंपोर्ट करेंगे टूरिज्म टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कर रही हूँ लेंडिंग्स टू अब्रॉड, ठीक है, तो मुझे बाहर वालों का पैसा चाहिए होगा ताकि मैं उनको पैसा लेंड कर सकूं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कर रहे हैं बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, तो वहां पे सप्लाई हो रही होगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ कि मैं कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर पेमेंट्स टू अब्रॉड, ट्रांसफर पेमेंट्स टू अब्रॉड, तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है, डिमांड हो रही है। ऐसे ही अगर मैं कर रही हूँ ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड या रेमिटेंसेस जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम अब्रॉड, तो वहां पे हो रही है जी सप्लाई। तो ये हो गई हमारी डिमांड साइड की आइटम्स, वो हो गई हमारी सप्लाई साइड की आइटम। जब भी इनमें से कोई चीज एक इंक्रीज होगी तो मेरी डिमांड इंक्रीज होगी, और जब भी दूसरी साइड से कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो हम क्या बोलेंगे, हमारे देश की करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक चीज। इसके बाद देखो अगली चीज मेरे पास आती है जो कि मैं पहले भी हमें पढ़ा था, हमने 11th क्लास में हमने पहले भी ये चीज पढ़ी थी कि अगर अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, सॉरी उसकी डिमांड कम होगी, और अगर किसी भी चीज का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो यानी कि हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि हमारा जो प्राइस होता है और जो डिमांड होती है उन दोनों में एक इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। मेरा जो डिमांड कर्व होता है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। बस हमें यहाँ पे सेम ही चीज करनी है, बस मुझे क्या करना है, डिमांड की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज लिख दूंगी। यहाँ पे मैं प्राइस की जगह पे क्या लिखूंगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट लिख दूंगी, कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम होगी, एंड वाइस वर्सा होगा। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसे ही हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि सप्लाई का और प्राइस का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, सप्लाई का और प्राइस का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर मैं सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज की बात करूंगी तो वो मेरा एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, सप्लाई कर्व जो होगा वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, लेकिन जो डिमांड कर्व होगा वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। तो जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, टूरिज्म टू अब्रॉड करें, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड करें, ट्रांसफर पेमेंट टू अब्रॉड करें, तो हम डिमांड करेंगे, डिमांड कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। अब अगर मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, अगर
इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, अगर टूरिज्म टू अब्रॉड बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड बढ़ जाता है, तो मेरा डिमांड बढ़ेगा। तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो डिमांड कर्व ऐसे बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, D1 बन जाएगा। लेकिन सिमिलरली अगर इंपोर्ट्स कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, टूरिज्म टू अब्रॉड कम हो जाए, ऊपर में से कोई भी चीज अगर कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, D2 की जैसे बन जाएगा। सिमिलरली अगर ऊपर में से कोई भी चीजें इंक्रीज हुई, सप्लाई बढ़ी, तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और अगर उनमें से कोई भी चीज कम हुई तो डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सप्लाई कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा S1 हो गया, S2 हो गया, ठीक है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि ऊपर मैंने जो भी चीजें बोली तुम्हें, इंपोर्ट, टूरिज्म, ट्रांसफर पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, अगर उनमें से कोई भी चीज बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड तो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डिमांड कम होती है, डिमांड कब कम होगी, जब इंपोर्ट्स कम होंगे, टूरिज्म कम होगा, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड कम होगा, लेंडिंग्स टू अब्रॉड कम होगा, तो ये जो मेरा डिमांड कर्व है ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये डी से D2 बन जाएगा। सिमिलरली ऊपर की कोई भी चीज बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़े, टूरिज्म बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ट्रांसफर पेमेंट्स बढ़े, रेमिटेंसेस कुछ भी चीज बढ़ी, तो सप्लाई कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ऊपर से कोई भी चीज कम होती है तो सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कर्व अंदर की तरफ ऐसे इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो S से S1 बन जाएगा, S से S2 बन जाएगा, कोई ना कोई एक चीज होगी। तो डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है। अगली चीज मेरे पास आती है कि जहां पे भी मेरा जो डिमांड और सप्लाई कर्व है वो जहां भी मीट करेंगे वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, ये मेरा डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, इसलिए ये मेरा सप्लाई कर्व है क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए, ठीक है। अब जहां पर भी ये मेरा डिमांड कर्व मेरे सप्लाई कर्व से मीट करेगा वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट वहां पे हमारा डिटरमाइन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम पे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, प्राइस एक तरीके से मैं कह सकती हूँ डिटरमाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम नीचे क्या ले रहे हैं, डिमांड और सप्लाई ले रहे हैं, ऊपर की साइड हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं, या फिर प्राइस की जगह पे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट हम OY एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो है मेरा, जहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई मीट करती है, 11th में हमने सेम टू सेम ये टॉपिक पढ़ा था, जहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई मीट करती है मेरा इक्विलिब्रियम बन जाता है और हमारा प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। इस केस में मैं बोलूँ तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे डिटरमाइन हो जाता है। अगर मैं नीचे वाली साइड देखूँ तो यहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो नीचे इस इक्विलिब्रियम से नीचे कहीं भी तुम देखोगे तो तुम्हें एक्सेस डिमांड का केस दिखेगा, क्योंकि कम रेट पे ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होती है। इससे नीचे, इक्विलिब्रियम से नीचे रेट कम है, कम रेट पे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड हमें दिखेगा। इस प्राइस के ऊपर लोग डिमांड कम करेंगे, तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें एक्सेस ऑफ सप्लाई हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सेस ऑफ सप्लाई देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि हमने रीजंस पढ़े, डिमांड कब कब होती है, ठीक है, हमने रीजंस पढ़े, सप्लाई कब कब होती है। अगर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, डिमांड कम होगी तो कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व भी बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। अब अगर मुझे प्राइस डिटरमाइन करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, देखो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पे भी मेरे मीट करेंगे वहां पे मैं बोलूंगी इक्विलिब्रियम होगा, वहीं पे मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है डिटरमाइन होगा। इस रेट के नीचे एक्सेस ऑफ डिमांड होती है, इस रेट के ऊपर एक्सेस ऑफ सप्लाई हमें देखने को मिलती है। चलो यहाँ तक हमें चीज अगर समझ आ गई तो एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं, डिमांड का क्या मतलब है, मैं दूसरे देश की करेंसी की डिमांड कर रही हूँ, मुझे दूसरे देश की करेंसी चाहिए। तो देखो बेटा, जब भी हम डिमांड कर रहे हैं उस केस में पता है हमारी करेंसी क्या होती है, हमारे देश की करेंसी उस केस में क्या होती है, डेप्रीशिएट होती है, करेंसी की डेप्रीसिएशन होती है। तो जब भी मैं ज्यादा इंपोर्ट करूंगी, देखो एक चीज सोच के देखो, लोग मेरी करेंसी नहीं मांग रहे, ठीक है, मैं दूसरे लोगों से उनकी करेंसी मांगे जा रही हूँ, मतलब मैं उनको ज्यादा भाव दे रही हूँ, ठीक है ना। मैं US वालों को बोल रही हूँ भाई मुझे तो तुम्हारी करेंसी चाहिए ताकि मैं तुम्हारा सामान मंगवा सकूं, मुझे तो पाउंड चाहिए, येन चाहिए, मतलब मैं दूसरे देश के लोगों के भाव बढ़ा रही हूँ, समझ रहे हो। तो उससे मेरा खुद का भाव गिरेगा, हमारी करेंसी का भाव गिरेगा, तो हमारी करेंसी उससे डेप्रिशिएट होगी। तो जब भी इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, जब भी हम टूरिज्म टू अब्रॉड करेंगे, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड करेंगे, लैंडिंग करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट कुछ भी करेंगे, हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रीशिएट होगी। डी फॉर डिमांड, डी फॉर डेप्रीसिएशन होगा अगर इनमें से कुछ भी चीज होगा। लेकिन ये तो है रीजन,
ये क्या है रीजन कि डिमांड क्यों हो रही है, सॉरी डेप्रिसिएशन क्यों हो रही है, इन रीजंस की वजह से डेप्रिसिएशन हो रही है। अब पहले ये सब हुआ, पहले स्टेप 1 ये सब हुआ, स्टेप 2 डेप्रिसिएशन हुआ, स्टेप 3 डेप्रिसिएशन के बाद का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, डेप्रिसिएशन के बाद का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब कि अगर पहले एक डॉलर 70 रुपए का था, अब एक डॉलर जो है वो 80 रुपए का हो गया, तो इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा, जो भी यूएस के लोग इंडिया से सामान मंगवाते थे, पहले वो एक डॉलर देते थे और इंडिया से 70 रुपए का सामान लेके जाते थे। अब यूएस के लोग इंडियन से अगर कोई सामान मंगवाना चाहते हैं तो वो इंडियंस को एक डॉलर देंगे और इंडियंस बदले में उनको 70 रुपए का नहीं बल्कि 80 रुपए का माल देंगे। तो यानी कि अगर कोई भी यूएस का इंसान, कोई भी दूसरे देश का इंसान, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी हमसे कुछ मंगवा रही है, हमसे कुछ एक्सपोर्ट करवा रही है, तो पहले हम उनको 70 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, अब हमें उनको 80 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि दूसरे देशों के लिए इंडिया से सामान मंगवाना बहुत सस्ता हो जाएगा, यानी कि हमारे देश के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। सिमिलरली अगर पहले मुझे यूएस से कोई सामान मंगवाना था, अगर मैं कहती हूँ मुझे एक डॉलर का सामान पहले यूएस से मंगवाना था, तो मैं यूएस वालों को 70 रुपए देती थी, वो मुझे एक डॉलर का सामान दे देते थे। लेकिन अब मुझे यूएस वालों को 80 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके वो मुझे एक डॉलर का सामान देंगे, यानी कि मेरे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट्स हमारे कम होने लग जाएंगे क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। और इन दोनों रीजंस की वजह से क्या होगा, पैसा देश से बाहर नहीं जाएगा, पैसा देश में आएगा, जिसकी वजह से हमारे देश की बेटा जी जो नेशनल इनकम है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है जब भी मेरी करेंसी क्या हो रही होती है, एप्रिशिएट हो रही होती है। जब भी करेंसी की एप्रिसिएशन होती है तो एक डॉलर पहले 80 रुपए का होता है, उससे एक डॉलर क्या है 70 रुपए का हो जाता है। तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाती है। बेटा एक चीज याद रखना प्लीज कि तुम ये सोचोगे कि मैम आपने तो बोला था इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट से तो डेप्रिसिएशन होता है। मैं आफ्टर इफेक्ट की बात कर रही हूँ, ये पहले हुआ उसके बाद डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन होने के बाद ये हुआ, समझ लो, दिस इज द रीजन, दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। तो बहुत बच्चे बुक में से देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इंपोर्ट ज्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन होगा या इंपोर्ट कम होगा। अरे रीजन है कि इंपोर्ट ज्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन होने के बाद का आफ्टर इफेक्ट है कि इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, नेशनल इनकम ज्यादा होगा। एप्रिसिएशन का कारण क्या है, एप्रिसिएशन के कारण है ये सारे, लेकिन पहले ये होंगे, ये होने के बाद एप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन होने के बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, ये सारे आफ्टर इफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रीजंस, इफेक्ट्स। ठीक है जी, आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बेटा एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो 3 फंक्शन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन। अगर मुझे एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना है तो मेरी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके थ्रू मैं एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर कर सकती हूँ। देखो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि कोई मार्केट बनी हुई है, तुमने अपने घर के आसपास भी देखा होगा छोटी छोटी ना दुकानें खुली हुई होती है, फॉरेन एक्सचेंज की दुकानें, जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे तुम अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। ठीक है, तुमने देखा होगा बाजार में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन्हीं दुकानों की बात करी जा रही है कि वो दुकानें, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हम उन्हीं को बोल रहे हैं कि वो दुकानें हमें क्या क्या काम करके देती हैं। हम उन दुकानदारों को जाके बोल सकते हैं कि भैया मेरे बिहाफ पे ये मेरे से तुम रुपीज ले लो, इन रुपीज को तुम डॉलर में कन्वर्ट करके यूएस में मेरी फैमिली को पैसा भेज दो। तो वो ट्रांसफर फंक्शन तुम्हारे लिए करते हैं। सिमिलरली वो तुम्हारे लिए क्रेडिट फंक्शन करते हैं कि अगर किसी को उधार चाहिए तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से तुम उधार भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि यार मुझे ना किसी को बाहर 10 लाख रुपए भेजना है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मुझे ना बाहर किसी को 10,000 डॉलर भेजने हैं, लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है, तुम मेरे बिहाफ पे किसी को 10,000 डॉलर भेज दो। 2 महीने बाद मैं क्या करूंगा, जितना भी उसका रुपीज में कन्वर्जन होगा, ठीक है, 8 लाख 9 लाख वॉट एवर, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, पे कर दूंगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद। ठीक है, वो क्रेडिट फंक्शन है। यूजुअली इसको इंपोर्टर्स यूज करते हैं। जब भी हम सामान इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्टर्स क्रेडिट फंक्शन को यूज करते हैं। इंपोर्टर्स बोलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दुकानदारों को कि तुम आज मेरे बिहाफ पे डॉलर में पेमेंट कर दो, मेरा सामान छुड़वा लूंगा, मैं पेमेंट करके सामान को छुड़वा के बाजार में बेच दूंगा, बाजार में बेच के पैसा कमा लूंगा, उस पैसे में से तुम्हारा पैसा मैं चुका लूंगा। तो यूजुअली इंपोर्टर्स इसका यूज करते हैं। ठीक है जी, तीसरी चीज इसमें आती है हेजिंग फंक्शन। देखो हेजिंग फंक्शन क्या बोलता है, देखो जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है,
जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जब भी कोई इंपोर्ट हो रहा है, जब भी कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, यूजुअली ये सारी चीजें बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का टाइम लग जाता है इन ट्रांजेक्शन्स को सेटल होने में। ऐसा नहीं होता कि मैंने आज सामान बोला, आज ऑर्डर किया, ब्लिंकिट थोड़ी है कि ब्लिंकिट 10 मिनट में तुम्हें सामान घर पे भेज देगा। नहीं, ब्लिंकिट नहीं है ना, अमेजोन नहीं है ना कि एक दिन में सामान भेज देगा। नहीं, इट टेक्स 2, 3, 4, 6 months टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। ऐसे में अगर मैंने आज बोला कि मुझे तुमसे सामान खरीदना है, मैं तुमसे सामान खरीदूंगा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से $10 का, ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं ले रही हूँ, छोटा सा अमाउंट ले रही हूँ। आज मैंने सोचा मैं $10 का सामान खरीदूंगी, एक सामान आया 6 महीने बाद। आज की डेट में तो $10, $1 फॉर एग्जाम्पल चल रहा था ₹70 का, तो मैंने सोचा $10 के लिए मुझे ₹700 देने पड़ेंगे। जब सामान आया तो $1 हो गया था ₹80 का, तो मुझे $10 के लिए कितना देना पड़ेगा? ₹800 देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इस लंबे टाइम पीरियड में करेंसी का रेट ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से जो मुझे फाइनल पेमेंट करनी है उसका अमाउंट भी ऊपर नीचे होगा। ये तो मैंने सिंपल $10 लिए हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको $100 कर दूं तो 7,000 से 8,000 हो जाएगा, 7 लाख से 8 लाख हो जाएगा, 70 लाख से 80 लाख, 10 लाख का जो है सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो कि ये तो मैंने छोटा सा अमाउंट लिया है, ठीक है। 7 करोड़ से 8 करोड़ का अमाउंट हो सकता है कि मुझे 1 करोड़ फालतू देना पड़ सकता है, जस्ट बिकॉज कि जितने में सामान आया उतने में हमारा एक्सचेंज रेट ₹70 से ₹80 का हो गया था। समझ रहे हो चीज आप? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स बोलते हैं कि देखो भैया, आज रेट ₹70 है, सामान 6 महीने बाद आएगा। ऑब्वियसली जब तक सामान नहीं आएगा तब तक हम पेमेंट तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। जब तक हमारे पास सामान नहीं आएगा हम पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जब तक सामान आएगा तब तक तो एक्सचेंज रेट बदल जाएगा, तब तक तो कुछ ना कुछ का कुछ रेट हो जाएगा, तो आपको कुछ और पेमेंट करना पड़ सकता है। तो किया क्या जाए? तो इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ये जिसको भी दो लोगों को ट्रांजेक्शन करनी है, वो एक जो है एग्रीमेंट करते हैं, वो हेजिंग करते हैं, वो एक एग्रीमेंट करते हैं, वो एक हेजिंग करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि सामान चाहे 6 महीने बाद आए, 6 महीने बाद चाहे ₹70 का रेट हो, चाहे ₹80 का रेट हो, चाहे ₹100 का रेट हो, हम आज ही हम एक अमाउंट डिसाइड करेंगे, और 6 महीने बाद कुछ भी रेट हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम ट्रांजेक्शन उस रेट पे करेंगे जो रेट आज ही हमने डिसाइड कर लिया। तो आज ही हम क्या करेंगे, जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का जब भी ऑर्डर लगाया जा रहा है, उसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जा रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखा जा रहा है कि देखो 6 महीने बाद सामान आएगा, तुम सामान चेक करना, उसके बाद पेमेंट करना। पेमेंट करोगे किस रेट पे, वो रेट आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि हम तो इसी रेट पे पेमेंट करेंगे। ये होती है हेजिंग, कि हम फ्यूचर में होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए आज ही एक रेट डिसाइड कर लें। अब वो रेट हम ₹70 का डिसाइड करें, 80 का डिसाइड करें, 90 का डिसाइड करें, ₹100 का डिसाइड करें, वो दोनों म्यूचुअली आज ही बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि सामान जब भी आएगा उस टाइम जो भी रेट होगा, मैं तो तुम्हें ₹80 पर डॉलर के हिसाब से ही पेमेंट करूंगा, बात खत्म। दिस इज हेजिंग, कि फ्यूचर में होने वाली ट्रांजेक्शन के लिए आज ही हमने एक रेट डिसाइड कर लिया। इससे यूजुअली हम रिस्क कवर करते हैं। अगर कोई फ्यूचर में होने वाला लॉस है, हम उसको जो है एक तरीके से सिक्योर करके रख लेते हैं कि हमें फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। रिस्क पूरी तरीके से इंपोर्टर्स का, एक्सपोर्टर्स का कवर हो जाता इससे है। इसी से हेजिंग फंक्शन से ही हम निकालते हैं 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। हेजिंग फंक्शन से ही हम निकालते हैं 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। कौन सी आती है? एक होती है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में क्या होता है? ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन होती है, फ्यूचर में ट्रांजेक्शन नहीं होती। हेजिंग में तो मैंने क्या बोला, फ्यूचर में होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए आज रेट डिसाइड होगा, लेकिन स्पॉट मार्केट में ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन होती है। ऑन द स्पॉट का मतलब यूजुअली 2 दिन होता है, 2 मिनट नहीं होता, कि ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन होगी, एंड जो भी ऑन द स्पॉट प्राइस चल रहा होगा, जिसको मैं स्पॉट प्राइस भी बोलती हूँ, उसी रेट पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। दूसरी मेरे पास होती है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में हेजिंग वाला काम ही हम कर रहे हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन तो फ्यूचर में होगी, 6 महीने बाद मुझे पैसा पे करना होगा, लेकिन मैं जो रेट है वो रेट आज ही डिसाइड कर लूंगी, आज ही हेजिंग कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, कंपनी का शेयर ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद मेरे अकाउंट में आएगा, वो तो मैं पैसा दूंगी, 2 दिन में कंपनी का शेयर मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पॉट मार्केट में हमारी वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी, स्पॉट प्राइस पे वो ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी दूसरे देश में जाके कोई गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, एक पूरी का पूरा एसेट खरीदा, तो वहां पे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI करते हैं। बेटा जी क्या करते हैं, FDI। इसमें पूरे एसेट का कंट्रोल मुझे मिल जाता है, इसमें पूरे एसेट का कंट्रोल मुझे नहीं मिलता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड मार्केट में हम यूजुअली क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा एसेट खरीद रहे हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होगी, पर होगी किस रेट पे, प्री डिटरमाइंड रेट पे। जो रेट हम आज ही डिसाइड कर लेंगे उस रेट पे हमारी फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होने वाली है। ठीक है, और इसमें भी जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जैसे इसमें मैंने स्पॉट प्राइस बोल दिया, स्पॉट एक्सचेंज रेट एक तरीके से हो गया। इसमें क्या हो जाता है मेरा, फॉरवर्ड प्राइस में उसको बोल रही हूँ, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में उसको बोल देती हूँ। ठीक है जी, स्पॉट प्राइस यूजुअली क्या है कि ऑन द स्पॉट जो ट्रांजेक्शन है, ऑन द स्पॉट से हमें लगता है कि अभी के अभी खड़े खड़े करेंगे, नहीं, बट ऑन द स्पॉट का यूजुअली मतलब होता है यहाँ पे 2 दिन के अंदर अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है स्पॉट मार्केट में होती है, स्पॉट प्राइस पे होती है, ऑन द स्पॉट एक तरीके से ट्रांजेक्शन हो रही है। ये फ्यूचर में होती है, फॉरवर्ड मार्केट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पे होती है। ठीक है, इसी के साथ मेरे दोनों के दोनों चैप्टर होते हैं खत्म, फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर भी और बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर भी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इंग्लिश के पेपर की अच्छे से तैयारी कर लो। हम मिलेंगे इंग्लिश के पेपर के बाद। इकोनॉमिक्स की जो एक हफ्ते की तुम्हें छुट्टियां अच्छी खासी मिलने वाली हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट MCQs, हर एक चीज मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ। आंसर राइटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट सारी रिविजन हमारी हो गई है, 1-2 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारी रिविजन भी हमने कर लिया इंडियन इको की, मैक्रो की। तो वो रिविजन सीरीज तुम देख सकते हो, नीचे लिंक में डाल दूंगी रिविजन सीरीज का। उसके अलावा हर एक इंपॉर्टेंट चीज चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर।